कहा G20 का एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्योन्मुखी होगा। चालू वित्त वर्ष में राज्य में पुनरीक्षित बजट का केवल 34.88% राशि हुई खर्च। मुख्य सचिव ने विभागों को 100% राशि खर्च करने का दिया निर्देश। झारखंड के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री समरेश सिंह का अहले सुबह बोकारो स्थित आवास में निधन। मुख्यमंत्री समेत कई राजनेताओं ने जताया शोक। और हिमालय क्षेत्र से आ रही बर्फीली हवाओं से बढ़ी ठंड। अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। भारत आज से औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता संभाल लिया है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव डॉक्टर पीके मिश्र ने इसकी शुरुआत की। इस मौके पर देश भर में 100 स्मारकों पर आकर्षक रोशनी की जाएगी और कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। Which can contribute to addressing the problems and challenges of climate change. These are challenging times, but there are opportunities as well. India has taken lead in the global sphere to spearhead the transition towards cleaner sources of energy. Our global initiatives such as One Sun, One World, One Grid and International Solar Alliance have complemented our domestic commitment for achieving 50% of installed electricity capacity through non-fossil fuels. We also have initiated the CDRI, the Coalition for Disaster-Resistant Infrastructure, which is a very great milestone in our efforts to make all the infrastructure disaster resistant. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की अध्यक्षता संभालने पर विभिन्न समाचार पत्रों में लेख लिखा है। लेख में श्री मोदी ने कहा है कि G20 का एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्योन्मुखी होगा। पिछली 17 अध्यक्षताओं के दौरान आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने, अंतर्राष्ट्रीय कराधान को तर्कसंगत बनाने, विभिन्न देशों के सिर से कर्ज के बोझ को कम करने समेत कई महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए। हम इन उपलब्धियों से लाभान्वित होंगे, यहां से आगे बढ़ेंगे। हम जबकि भारत ने अब इस महत्वपूर्ण पद को ग्रहण किया है, मैं खुद से पूछता हूं, क्या G20 अभी और आगे बढ़ सकता है? क्या हम मानवता के कल्याण के लिए मानसिकता में बदलाव लाने की पहल कर सकते हैं? मेरा विश्वास है कि हां, हम ऐसा कर सकते हैं। पूरे इतिहास के दौरान मानवता का जो स्वरूप होना चाहिए था, उसमें एक प्रकार की कमी दिखी। हम सीमित संसाधनों के लिए लड़े क्योंकि हमारा अस्तित्व दूसरों को उन संसाधनों से वंचित कर देने पर निर्भर था। दुर्भाग्य से हम आज भी उसी मानसिकता में अटके हुए हैं। हम इसे तब देखते हैं जब विभिन्न देश क्षेत्र या संसाधनों के लिए आपस में लड़ते हैं। हम इसे तब देखते हैं जब आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को हथियार बनाया जाता है, जब कुछ लोगों द्वारा टीकों की जमाखोरी की जाती है, भले ही अरबों लोग बीमारियों से असुरक्षित हों। कुछ लोग ये तर्क दे सकते हैं कि टकराव और लालच मानवीय स्वभाव है। मैं इससे असहमत हूं। अगर मनुष्य स्वाभाविक रूप से स्वार्थी है तो हम सभी में मूलभूत एकात्मकता की हिमायत करने वाली आध्यात्मिक परंपराओं के स्थायी आकर्षण को कैसे समझा जाए? आज हमें अस्तित्व के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। इस युग को युद्ध का युग होने की जरूरत नहीं है। आज हम जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, महामारी जैसी जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनका समाधान मिलकर काम करके ही निकाल सकते हैं। रिजर्व बैंक आज से प्रायोगिक आधार पर डिजिटल मुद्रा शुरू कर रहा है। डिजिटल रुपया डिजिटल टोकन के रूप में होगा और उसकी कानूनी वैधता होगी। डिजिटल रुपये के खुदरा इस्तेमाल से संबंधित पहला पायलट परीक्षण आज से शुरू होने जा रहा है, जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के 4 बैंक शामिल होंगे। डिजिटल मुद्रा के खुदरा उपयोग संबंधी पायलट परीक्षण आज चुनिंदा जगहों पर शुरू किया जाएगा। इसमें ग्राहक एवं बैंक मर्चेंट दोनों शामिल होंगे। रिजर्व बैंक इससे पहले डिजिटल रुपये के थोक खंड का पहला पायलट परीक्षण 1 नवंबर को पूरा कर चुका है।
रिजर्व बैंक के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक रुपया एक डिजिटल टोकन के स्वरूप में वैध मुद्रा होगी। इसको इस समय जारी होने वाली कागजी मुद्राएं एवं सिक्कों के मौजूदा आकार में जारी किया जाएगा। आरबीआई के मुताबिक डिजिटल रुपया परंपरागत नकद मुद्रा की ही तरह धारक के लिए भरोसा, सुरक्षा एवं अंतिम समाधान की खूबियों से लैस होगा। नकदी की ही तरह डिजिटल रुपये के धारक को किसी तरह का ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन इसे बैंकों के पास जमा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आरबीआई के मुताबिक डिजिटल रुपये के खुदरा उपयोग के इस परीक्षण में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक समेत 4 बैंक शामिल होंगे। डिजिटल रुपये का ये परीक्षण दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राज्यव्यापी स्वतः दाखिल खारिज कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इसे भूमि के निबंधन के बाद दाखिल खारिज के लिए अलग से आवेदन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अंचल कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। जमीन की रजिस्ट्री के बाद स्वतः ऑनलाइन म्यूटेशन के लिए संबंधित अंचल अधिकारी को म्यूटेशन केस नंबर के साथ सभी दस्तावेज प्रेषित हो जाएंगे। आवेदकों को एसएमएस के माध्यम से दाखिल खारिज वाद संख्या प्राप्त होगी, जिसके माध्यम से आवेदन के अनुपालन की स्थिति वेबसाइट के माध्यम से ट्रैक किया जा सकेगा। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी आज रांची में दोपहर बाद विभागीय कार्यों की समीक्षा करेंगी। राजकीय अतिथिशाला में आयोजित होने वाली इस बैठक में केंद्र और संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। हजारीबाग के चौपारण प्रखंड में विभिन्न क्षेत्रों में बसे वनवासी भूमिहीनों की समस्याओं के समाधान के लिए जनसभा का आयोजन किया गया। मौके पर खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने जिले के उपायुक्त को भूमिहीन परिवार को चिन्हित कर उन्हें सरकारी जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इस दौरान विधायक उमाशंकर अकेला समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। कब तक को मिलेगा? मिलना तो शुरू हो गया है पहले से। प्रधानमंत्री आवास योजना जो मिलता है एक रूम के अलग से, एक रूम के लिए 50,000 दे, ये शुरू है। बजट के पास होने के बाद 5-6 महीने के बाद बजट मिलना शुरू हो गया। बहुत लोगों को मिल रहा है, उसके जाके पता नहीं है मिला है कि नहीं मिला है, ये आप बता सकते हैं। नहीं मिला तो मिलना चाहिए। सर, आज की राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने प्रोजेक्ट भवन में विभागीय सचिवों के साथ चालू वित्त वर्ष 2022-23 में बजट खर्च की समीक्षा की। इस दौरान मौजूदा वित्त वर्ष के 8 महीने बीतने के बाद भी पुनरीक्षित बजट का केवल 34.88% राशि ही खर्च होने पर मुख्य सचिव ने चिंता जाहिर की। मौके पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ये सुनिश्चित करें कि बजट का 100% राशि खर्च हो। इसके अलावा मुख्य सचिव ने कहा कि किसी योजना की बजट राशि अगर मार्च 2023 तक पूरी खर्च नहीं हो पाती है या किसी नए मद में अतिरिक्त राशि की जरूरत है तो उसका भी प्रस्ताव तैयार करें ताकि शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट में इसे जोड़ा जा सके। कैश देकर जनहित याचिका मैनेज करने के मामले की अब सीबीआई जांच होगी। इस मामले में जेल में बंद कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल की क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया। न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने सीबीआई जांच का आदेश देने के साथ ही जांच एजेंसी को 15 दिन के भीतर केस टेक ओवर कर जांच शुरू करने का निर्देश दिया। कैश देकर पीआईएल मैनेज करने के मामले में आरोपी व्यवसायी अमित अग्रवाल की याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई और उनकी याचिका को झारखंड उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। साथ ही इस मामले की गहन जांच के लिए सीबीआई को निर्देश दिया है कि 15 दिनों के भीतर इस मामले की पूरी जांच कर उसका प्रतिवेदन समर्पित करें। गुमला के उपायुक्त सुशांत गौरव ने जिले भर में विभिन्न विभागों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले के सर्वांगीण विकास के लिए आम नागरिकों की बेहतर सहभागिता अपेक्षित है। लाभ दिया है और ये बहुत सेटिस्फेक्शन का चीज है कि हम लोगों ने उनको मुख्य धारा की योजनाओं से जोड़ा। धन सिंह जलाशय जो अपने आप में वो एक एनएच रोड के किनारे जो है एक गुमला जिले के शान के रूप में वो है और हम चाहेंगे कि इसका एक बेहतरीन कवरेज हो, इसको लोग देखें, जाने, समझे और इसको एंजॉय करेगा क्योंकि टूरिज्म का समय आ गया है। चेशायर डिसेबिलिटी ट्रस्ट की ओर से जमशेदपुर के साकची जीएनसी के पास दिव्यांगों के लिए जॉब फेयर का आयोजन किया गया। इसमें 162 दिव्यांगजन शामिल हुए, जिनमें से 70 का चयन किया गया।
दिव्यांग बच्चे लोगों के लिए है कि और भी आधारित बच्चे लोगों के लिए? ये जो जॉब फेयर है स्पेसिफिकली दिव्यांग लोगों के लिए है, क्योंकि हम देखें तो इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी उनके लिए मिलती नहीं है। सबल की एक कोशिश है कि मास लेवल में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जाए और अभी जब पहुंचे प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं के चेहरे में खुशहाली आ गई है। जमशेदपुर मुख्यालय से 55 किलोमीटर दूर गिरिजडांगा गांव में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के सहयोग से प्रेरणा महिला समूह की महिलाएं अब प्रतिदिन साल पत्ता को जंगल से चुनकर उसे सुखाकर पहले लकड़ी के तीली से जोड़ती हैं और मशीन में डालकर दोना एवं थाली बनाती हैं। है तो हम लोग इसी के तहत काम करते हैं दोनों पत्ता का, और पत्ता जंगल से लाते हैं और उसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद लकड़ी से बनाते हैं, उसके बाद 2 पत्ता देके इसमें दोना पत्ता बनाते हैं। तो उसमें देखिए कुछ प्लास्टिक भी देते हैं क्या? प्लास्टिक भी देते हैं। प्लास्टिक क्यों देता है? उसको चिपकता नहीं है ना सर। अच्छा, चिपकने के लिए अच्छा अंदर में रहता है। अंदर में रहता है। अच्छा, ये देख के सीखे। तो कितना साल से काम कर रहे हैं? 1 साल से। 1 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा लगता है? मतलब कुछ काम भी मिल गया घर के अलावा, है ना? हम रोशनी गोपे। और ये मशीन कौन दिया है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। इसमें दोना पत्ता बनाते हैं। दोना और पत्ता दोनों बनाते हैं? हाँ, दोना पत्ता। वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री 81 वर्षीय समरेश सिंह का आज सवेरे बोकारो स्थित आवास में निधन हो गया। पिछले कुछ समय से वे बीमार चल रहे थे। इसी महीने की 12 तारीख को तबियत अधिक बिगड़ने के बाद उन्हें पहले बीजीएच और फिर रांची स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया था। एक दिन पूर्व ही उन्हें रांची से बोकारो लाया गया था। तब डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को पहले से बेहतर बताई थी, लेकिन आज सवेरे उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई राजनेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। मैं 18 साल की हो गई, पर अभी तक वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़वाया। उससे क्या होगा? अभी तक अपना नाम वोटर लिस्ट पे नहीं डाला है, उससे क्या होगा? मेरे पति का ट्रांसफर हो गया है और मैं दूसरी जगह आ गई हूँ। वोटर लिस्ट में अभी तक मेरा नाम नहीं जुड़ा है, उससे क्या होगा? मेरे एक नाम ना जुड़ क्या होगा? कम मतदान का प्रतिशत हमारी युवा और शहरी मतदाता की उदासीनता को दर्शाता है। आपके एक नाम न जोड़ने से मतदान न करने वालों की संख्या बढ़ रही है। अपने मतदाता होने की अहमियत को समझे, जल्द ही मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ें। मैं 18 साल की हो गई, पर अभी तक वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़वाया। उससे क्या होगा? अभी तक अपना नाम वोटर लिस्ट पे नहीं डाला है, उससे क्या होगा? मेरे पति का ट्रांसफर हो गया है और मैं दूसरी जगह आ गई हूँ। वोटर लिस्ट में अभी तक मेरा नाम नहीं जुड़ा है, उससे क्या होगा? मेरे एक नाम ना जुड़ क्या होगा? कम मतदान का प्रतिशत हमारी युवा और शहरी मतदाता की उदासीनता को दर्शाता है। आपके एक नाम न जोड़ने से मतदान न करने वालों की संख्या बढ़ रही है। अपने मतदाता होने की अहमियत को समझे, जल्द ही मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ें। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। कोडरमा के करमा में बन रहे मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निर्माण पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं और निर्माण कार्य अधर में लटक गया है। निर्माण एजेंसी सिंप्लीपिक्स के हाथ ब्लैकलिस्टेड हो गया सर? क्या सर? निर्माण एजेंसी सिंप्लीपिक्स के हाथ खड़े कर लेने के बाद नई निविदा निकाले जाने की प्रक्रिया तेज हो गई है, लेकिन इस प्रक्रिया के बीच निर्माण कार्य में देरी से स्थानीय लोगों पूर्वजों ने और यहाँ की जमीनें जो लगभग लगा है दान स्वरूप दिया, जिसका मुआवजा भी नहीं मिला। उस समय उन लोग को नौकरी भी मिल रहा था, उन लोग नहीं लिए कि हम लोग को इलाज का और शिक्षा का व्यवस्था मिलेगा, जिससे अब तत्काल 20 सालों से अस्पताल को बंद किया गया। बहुत अच्छा चीज मेडिकल कॉलेज हम लोग के रूप में आया, लेकिन जिस प्रकार अभी कंपनी के द्वारा और जो आज अखबार के माध्यम से हम लोग देखा, क्योंकि दुर्गा पूजा के बाद टर्मिनेशन का नोटिस एक प्रक्रिया होता है। दुर्गा पूजा के पश्चात इनके कोई भी प्रतिनिधि कार्यालय में मौजूद नहीं रहे।
और हमको लगता है कि उसी का नतीजा है कि उसका टर्मिनेशन लेटर भी आ गया है और अब मुझे लगता है उसका नए सिरे से डीपीआर बन के तत्काल टेंडर होकर राज्य स्तर से कार्रवाई होने का प्रावधान है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जो भी 2 तारीख को नापी का भी प्रक्रिया। गुमला के उपायुक्त सुशांत गौरव ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न वार्डों के लिए उपलब्ध कराए गए नए बेड, गद्दे तथा बेडशीट का उपयोग करने का निर्देश दिया। मौके पर अस्पताल प्रबंधकों द्वारा अस्पताल की व्यवस्थाओं की नियमित जांच नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त की। चयन करना था तो अंतिम रूप से आज हम लोगों ने फाइनलाइज कर दिया है। उनकी टीम आज आएगी और वहाँ काम शुरू करेंगे, तो ये इस जिला के लिए एक अच्छी खबर है। इसके अतिरिक्त साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ वार्ड का भी भ्रमण किया कि उसमें क्या परिस्थिति है, थोड़ी मोड़ी कुछ जो शॉर्ट कमिंग्स है उसको भी हम लोगों ने निर्देश दिया कि सुधार कर दिया जाए। सैलानियों को अक्सर नए पर्यटक स्थलों और पिकनिक स्पॉट की तलाश रहती है। कोडरमा के बेंदी पंचायत का बोंगादाह वाटरफॉल ऐसे लोगों के लिए बेहतरीन जगह हो सकती है। इस वाटरफॉल की खासियत यह है कि यहाँ सालों भर पहाड़ों के बीच से झरने का पानी यूं ही गिरता रहता है। जंगली क्षेत्र होने के कारण बेंदी बोंगादाह के इस वाटरफॉल तक पहुंचना मुश्किल जरूर है, लेकिन यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती आपको मायूस नहीं करेगी। ग्रामीण भी है और बाहर से कुछ आते हैं लोग जो वहाँ पे आके फर्स्ट में अच्छा से पिकनिक करते हैं और वहाँ पे पूजा वहाँ पे मनाया करते हैं अच्छा से वहाँ पे सब। ऐसा माना जाता है कि बोंगादाह किसी रास्ते से होते हुए भगवान बुद्ध बोधगया तक गए थे और उनके पद चिन्ह अभी भी बोंगादाह में मौजूद हैं। ऐसे में पर्यटन के साथ साथ धर्म और आस्था के लिहाज से भी ये क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। बोंगादाह के विकास के लिए पर्यटन विकास समिति भी बनाई गई है और स्थानीय लोगों की मदद से इस क्षेत्र को विकसित करने का प्लान भी तैयार किया गया है। रास्ता नहीं रहने के चलते, यहाँ का कम्युनिकेशन उस तरह नहीं रहने के चलते ही नहीं तो पर्यटन के रूप ले लेता तो है कि बहुत कुछ का संभावना है यहाँ पे करने का। आवश्यकता है कि यहाँ पे काम करने की आदमी उस तरह का हो। जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन भी मानते हैं कि ये पूरा क्षेत्र ही पर्यटन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। कनेक्टिविटी बेहतर हो जाने से पर्यटन के साथ साथ रोजगार के नए मार्ग भी प्रशस्त होंगे। उपायुक्त ने बताया कि यहाँ तक पहुँचने के लिए सड़क निर्माण को स्वीकृति मिल गई है और जल्द ही सड़क का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। कनेक्टिविटी जैसे इम्प्रूव होगी, थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र और पूरा जंगलों से घिरा है और रास्ते में जो बेंदी का और विकेट के आसपास जो बरगद का पेड़ है और पूरा पैच ही आप देखेंगे तो पर्यटन के लिहाज से बहुत अच्छा है। उसको जो ABCD कैटेगरी है पर्यटन विभाग का झारखंड सरकार का, उसमें किसी एक कैटेगरी में डालने का हम लोग प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे। झारखंड को ही प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है और यहाँ पर्यटन के लिहाज से अपार संभावनाएं हैं। जरूरत है बोंगादाह सिर्फ डेवलप करने की ताकि लोग यहाँ तक आसानी से पहुँच सके। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। सीमा सुरक्षा बल BSF आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। भारत की रक्षा की पहली पंक्ति के सशस्त्र बल सीमा सुरक्षा बल का गठन भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1 दिसंबर 1965 में किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BSF के स्थापना दिवस पर सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि BSF कठिन परिश्रम से राष्ट्र की सेवा और भारत की रक्षा करने के लिए तत्पर एक बल है। ट्रैक रिकॉर्ड वाला एक बल है। मैं प्राकृतिक आपदाओं जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में BSF के उत्कृष्ट कार्यों की भी सराहना करता हूं। हिमालय से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण राज्य में कनकनी बढ़ गई है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य भर के तापमान में प्रतिदिन गिरावट दर्ज की जा रही है। केंद्र के अनुसार अगले 48 घंटों में राज्य भर में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
रांची के एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष दंडाधिकारी अनामिका किस्कू की अदालत ने कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। श्री तिर्की पर धमकी देने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप था। रांची के एमपी एमएलए की विशेष दंडाधिकारी अनामिका किस्कू अदालत ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में सांसद संजय सेठ को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। श्री सेठ पर वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का आरोप था। रांची के बरियातू थाना क्षेत्र के इदलहातू में किन्नर और स्थानीय लोगों में पैसे को लेकर मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। घटना में 5 किन्नर घायल हुए हैं और उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ हुई है। वहीं दूसरे पक्ष के 4 लोगों को भी चोटें आई है। साइबर ठगों ने रिम्स के ऑर्थोपेडिक विभाग में भर्ती चतरा जिले के निवासी मरीज गोपाल पांडे के बेटे नीरज पांडे से 50,000 रूपये की ठगी की है। इस संबंध में पीड़ित ने बरियातू थाना में एफआईआर दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पलामू के उपायुक्त ए डोडे की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने जिला परिवहन पदाधिकारी अनवर हुसैन से बीते महीनों में हुए सड़क दुर्घटनाओं की जानकारी ली। लातेहार एसपी अंजनी अंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के तुलबुल गांव के पास छापेमारी अभियान चलाकर नक्सली संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद के 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों में सब जोनल कमांडर आकाश सिंह और दस्ता सदस्य अरुण प्रजापति शामिल हैं। रांची स्थित सीसीएल मुख्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन कर विभिन्न विभागों में कार्यरत 7 सेवानिवृत्त कर्मियों को विदाई दी गई। इनमें सतर्कता विभाग के महाप्रबंधक एसएस चौधरी, गांधीनगर अस्पताल सीएमओ डॉक्टर निर्मला सिंह, सब इंजीनियर उमाशंकर प्रसाद, सब इंजीनियर अशोक कुमार, कार्यालय अधीक्षक दीपक कुमार, अरुण कुमार सिंह और अनीता उरांव शामिल हैं। रांची रेल मंडल के अधिकारी आलोक रंजन दास, वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता और 12 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए। सभी को सेवानिवृत्ति भुगतान सौंपा गया। मौके पर मंडल कार्मिक अधिकारी माणिक शंकर ने सभी को अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की शुभकामना देते हुए स्वागत किया। पलामू के जिला स्कूल मैदान में जिला स्तरीय खेलो झारखंड के अंतिम दिन विभिन्न प्रतियोगिताओं में रोमांचक मुकाबले हुए। मौके पर जिला खेल पदाधिकारी उमेश लोहरा ने कहा कि अगर आप बेहतर हैं तो खेल में करियर बना सकते हैं। उन्होंने सीनियर वर्ग को राज्य स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर टीबी मुक्त भारत अभियान के सपने को साकार करने में पाकुड़ जिले के पत्थर व्यवसायी भी आगे आ रहे हैं। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान धीरे धीरे जन आंदोलन बनता जा रहा है। पाकुड़ जिले के एक पत्थर व्यवसायी लुत्फुल हक ने हिरनपुर प्रखंड के 63 यक्ष्मा मरीजों को गोद लिया है। हिरनपुर प्रखंड के कस्तूरी फुटबॉल मैदान में कार्यक्रम का आयोजन कर गोद लिए गए रोगियों के बीच पोषाहार के साथ ही कंबल का भी वितरण किया गया। मैडम उधर देखिए। इन 63 यक्ष्मा रोग ग्रसित मरीजों में अधिकांश आदिवासी वर्ग के लोग हैं जो अत्यंत गरीब हैं। ऐसे मरीजों को प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान से संबल दिया जा रहा है ताकि वे सामुदायिक सहयोग से इस बीमारी को हरा सकें। सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर सदानंद ओझा ने बताया कि सरकार ने साल 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत जो हमारे प्रधानमंत्री जी उनका एम्बिशन है 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तो आज जो है हमारे हिरनपुर ब्लॉक में श्रीमान हमारे लुत्फुल जी हमारे जो हिरनपुर के 63 टीबी पेशेंट है उनको गोद लिया है। सामूहिकता की ताकत से हर मुश्किल पर विजय प्राप्त की जा सकती है। देशवासी अगर इसी जज्बे से आगे बढ़ें तो टीबी जरूर हारेगा और भारत जीतेगा। पाकुड़ से रामप्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। और सेहत की बात में जानते हैं एनीमिया से बचाव के उपाय। अनीमिया यानी शरीर में रक्त की कमी हो जाना। ये समस्या महिलाओं में बेहद आम है। भारत में हर उम्र की महिलाओं में अनीमिया देखा जाता है। स्त्रियों में 12 से 14 ग्राम हीमोग्लोबिन नॉर्मल है। इससे जो भी हीमोग्लोबिन कम होता है वो एनीमिया कहलाया जाता है। एनीमिया के लक्षण जो होते हैं उसमें थकावट, चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा अगर खून की कमी हो गई तो सांस का फूलना और कभी कभी आपको हार्ट आपका फेल भी हो सकता है। प्रेगनेंसी जो है वो एक बहुत कॉमन वजह है और प्रेगनेंसी में नॉर्मल तौर पे भी एनीमिया होता है
आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यानी जो न्यूट्रिशनल एनीमिया होता है या खाने में आयरन की मात्रा कम होने से जो एनीमिया होता है वही सबसे ज़्यादा कॉमनली देखा गया। वो 50% से ज़्यादा इंसिडेंट्स उसी चीज़ के हैं। एनीमिया और भी बहुत सारी वजहों से होता है, जिसमें एक B12 फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है। शरीर में लौह तत्व यानी आयरन की कमी अनीमिया का एक प्रमुख कारण है। अनीमिया होने पर कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिनसे बचाव के लिए सावधानी जरूरी है। अगर आपकी खून की मात्रा बहुत कम हो गई है, 10 से कम है, तो आपको फिर सप्लीमेंटेशन लेने की ज़रूरत है। और हमारे एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम जो है उसमें हम आपको 500 मिलीग्राम के करीब आयरन देते हैं बाई वीकली विद साथ में फोलिक एसिड। तो हर हफ्ते में 2 बार आपको ये सरकारी उसमें उपलब्ध है। केला बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का। हरी सब्जियां जैसे पालक है या कोई और पत्ते वाली सब्जियां हैं, सैलेड्स हैं, ये सारे कुछ आयरन के बहुत अच्छे सोर्स हैं। और आयरन का एक अच्छा सोर्स गुड़ है जो हर घर में मिल जाता है। तो अगर खाना खाने के बाद आप स्वीट डिश की जगह थोड़ा सा गुड़ खा लेंगे तो आप का आयरन बढ़ जाएगा। और हम कहते हैं कि अगर आयरन की कढ़ाई हो या आयरन का खाना बनाने का बर्तन है, अगर आप उसमें खाना बनाते हैं तो उसका भी आयरन आपके खाने में मिलता रहता है। तो वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपने आयरन को बढ़ाने के लिए। जब आप आयरन खाते हैं तो आप चाय ना पिए उसके साथ में, क्योंकि जो चाय में टैनिक एसिड पदार्थ होता है। तो अगर आप आयरन की गोली और वो साथ में लेंगे तो आपका एब्जॉर्प्शन कम होगा। तो अपने आहार में आयरन से युक्त पदार्थों को शामिल करें, पोषण का ध्यान रखें, जिससे अनीमिया की समस्या को दूर किया जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत आज औपचारिक रूप से संभालिया G20 की अध्यक्षता। प्रधानमंत्री ने समाचार पत्रों में लिखा लेख, कहा G20 का एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्योन्मुखी होगा। चालू वित्त वर्ष में राज्य में पुनरीक्षित बजट का केवल 34.88% राशि हुई खर्च। मुख्य सचिव ने विभागों को 100% राशि खर्च करने का दिया निर्देश। झारखंड के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री समरेश सिंह का अहले सुबह बोकारो स्थित आवास में निधन। मुख्यमंत्री समेत कई राजनेताओं ने जताया शोक। और हिमालय क्षेत्र से आ रही बर्फीली हवाओं से बढ़ी ठंड। अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना।